Assalamualaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I am here with another lecture. My lecture number is 13 for इंटर पार्ट 2, जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 15 होम्योस्टेसिस के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से यूरिया बनता है विद द हेल्प ऑफ अमोनिया। कि अमोनिया जो है, जो कि एक नॉर्मल हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है, एनिमल्स की बॉडी के अंदर एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पे प्रेजेंट है, लेकिन वो एनिमल्स जो कि यूरियोटैलिक हैं उनके अंदर किस तरह से अमोनिया से यूरिया बनता है। सो ये एक साइकिल है। इट मीन्स इट हैज़ नो स्टार्टिंग पॉइंट, इट हैज़ नो एंडिंग पॉइंट। साइकिल का कोई भी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं है। सो वी विल सी कि किस तरह से यूरिया यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहले ऑर्निथाइन है, जो कि प्रीवियस साइकिल का एक प्रोडक्ट है। ऑर्निथाइन के साथ जब दोबारा से अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का एक एक मॉलिक्यूल मिलता है, ऑर्निथाइन प्लस अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जब ये एक एक मॉलिक्यूल मिलेगा तो दे विल प्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट दैट इज़ कॉल्ड एज सिट्रियोलाइन। सिट्रियोलाइन बना है। अब यहाँ पे आपने अपने माइंड में ये बात रखनी है कि यहाँ पर डिफरेंट रिएक्शंस हो सकते हैं केमिकल, जो कि इन प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। डिफरेंट एंजाइम्स यहाँ पे वर्कआउट कर रहे हैं ताकि डिफरेंट प्रोडक्ट्स बने। पर क्योंकि आपके लेवल पे ये एक इंट्रोडक्टरी लेवल है, तो हम लोग यहाँ पे हर डिटेल में नहीं जाएंगे। हम लोग एक ओवरऑल यहाँ पे देख रहे हैं इसके साइकिल के ऊपर। हम लोग ओवरऑल जो सारे प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑर्निथाइन के साथ अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का एक एक एटम कंबाइन होकर एक एक मॉलिक्यूल कंबाइन होगा, तो ये बन जाएंगे सिट्रियोलाइन। सिट्रियोलाइन के अंदर एक और अमोनिया का मॉलिक्यूल कंबाइन होगा, तो इट विल बिकम आर्जिनिनोसक्सिनेट। तो क्यों दो अमोनिया की ज़रूरत है यूरिया के एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए टू अमोनिया के मॉलिक्यूल्स क्यों ज़रूरी हैं? तो ये हम लोग उसके स्ट्रक्चरल फार्मूला की मदद से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। अगर आप अमोनिया का स्ट्रक्चर देखते हैं, दैट इज़ NH3। दिस इज़ अमोनिया का फार्मूला, अमोनिया का स्ट्रक्चर फार्मूला, यू कैन से मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर हम लोग देखते हैं द फार्मूला ऑफ यूरिया, इट्स फार्मूला इज़ NH2 एंड NH2। नाउ कंपेयर द टू थिंग्स। यहाँ पे आपको अमोनिया के अंदर जस्ट वन नाइट्रोजन का एटम दिख रहा है, जबकि यूरिया के अंदर देयर आर टू नाइट्रोजन एटम्स। सो वेयर डज दिस सेकंड कम फ्रॉम? हाउ? खुद से तो कोई भी मॉलिक्यूल या एटम बनता नहीं है, उसको वो किसी ना किसी सूरत में एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचता है, वो कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे जो पहला अमोनिया है वो पहले नाइट्रोजन को प्रोवाइड करेगा यूरिया के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए या यूरिया के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए। और सिट्रियोलाइन के बाद जो ये दूसरा अमोनिया का मॉलिक्यूल ऐड होता है, ये यूरिया के दूसरे नाइट्रोजन को प्रोवाइड करता है। तो अमोनिया जब सिट्रियोलाइन के अंदर ऐड होगा तो इट विल फॉर्म अनदर न्यू प्रोडक्ट दैट इज़ कॉल्ड एज argininosuccinate. Through various different processes, argininosuccinate is converted into arginine. argininosuccinate arginine में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे फिर हमारे पास एक एंजाइम है जिसके बारे में यहाँ पे जिक्र करना ज़रूरी है, दैट इज़ आर्जिनेस। नेस मतलब इट इज़ एन एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है? ये आर्जिनाइन को ब्रेक करता है। आर्जिनाइन को ब्रेक करने के बाद वी गेट यूरिया एंड वी गेट ऑर्निथाइन। आर्जिनाइन इज़ ब्रोकन डाउन इनटू यूरिया एंड ऑर्निथाइन बाय आर्जिनेस। और ये यूरिया जो है साइकिल से बाहर आ जाएगा और बॉडी के अंदर इस तरह से अमोनिया को यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, जबकि दोबारा से ऑर्निथाइन बना जो कि दोबारा साइकिल स्टार्ट करने में काम आएगा। ये ऑर्निथाइन दोबारा से नए मॉलिक्यूल अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एडअप होकर दोबारा से सिट्रियोलाइन बनाएगा और फिर सारी साइकिल इस तरह से कंटिन्यू होगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि दो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स यूज़ होकर एक यूरिया का मॉलिक्यूल बनेगा। तो इस तरह से ये एक बहुत एफिशिएंट एवोल्यूशनरी एडाप्टेशन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ताकि थोड़े से थोड़े वाटर के अमाउंट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकाला जा सके। अगर अमोनिया की बात करते हैं तो 1 ग्राम ऑफ अमोनिया डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ वाटर, जिसके अंदर जस्ट एक नाइट्रोजन जो है वो एक्सक्रीट होगा, मतलब इन ईच मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन अमोनिया देयर इज़ 1 नाइट्रोजन। जबकि यूरिया जो कि 1 ग्राम यूरिया 50 ml ऑफ वाटर के अंदर डिजॉल्व होकर एक्सक्रीट हो जाता है। तो पर मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया देयर आर 2 नाइट्रोजन एटम्स। तो इस तरह से ये एफिशिएंट मेथड है बाय रिमूविंग द नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिया थ्रू द बॉडी। इसके बाद ये हो गई हमारे पास यूरिया साइकिल। इसके बाद अब हम लोग ये देखेंगे कि जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं जो बॉडी के अंदर, जो डिफरेंट हैबिटेट्स ऑफ वो डिफरेंट एनिमल्स जो कि डिफरेंट हैबिटेट्स के अंदर रहते हैं, उनके अंदर किस तरह से उनके डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स काम करते हैं और बनाते हैं
डिफरेंट मतलब कि वो एक्सक्रीशन ऑफ डिफरेंट नाइट्रोजनस वेस्ट के लिए हेल्पफुल होते हैं। सो हमारा क्या है आज का टॉपिक, एक्सक्रीशन इन रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स। तो हम लोग डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के अंदर से कुछ रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स को लेंगे और उनके अंदर एक्सक्रीशन को स्टडी करेंगे। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी एक्सक्रीशन इन ईच एंड एवरी टाइप ऑफ एनिमल, तो इसीलिए हम लोग जस्ट एक रिप्रेजेंटेटिव एनिमल हर ग्रुप में से ले लेंगे और उसके अंदर एक्सक्रीशन के जो से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं उनके बारे में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला एनिमल है जिसके अंदर हम लोगों ने एक्सक्रीशन को स्टडी करना है, दैट इज़ हाइड्रा। हाइड्रा इज़ एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। इट इज़ सेसाइल, यानी कि ये मूव नहीं कर सकता, ये अपनी जगह पे रहता है, स्टेशनरी है, एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाता। ये एक बहुत कह लें एवोल्यूशनरी तौर पे ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म नहीं है। इसके अंदर स्पेशल ऐसे कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है जो आपको किसी भी नॉर्मल एक्वेटिक एनिमल या नॉर्मल एनिमल के अंदर देखने को मिलते हैं, जैसे कि लेग्स हैं या हैंड है या माउथ है, आइज़ हैं, इस तरह के बहुत सारे स्ट्रक्चर जिसके अंदर मिसिंग है। इसकी बॉडी जो है बहुत लेस डेवलप्ड है एज़ कम्पेयर टू अदर एनिमल्स। तो हाइड्रा क्या है, इट इज़ अ नाइडेरियन जो कि स्पेशल क्लास है एनिमल्स की। ये एक नाइडेरियन है। इट डज़ नॉट हैव एनी स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। जैसा कि मैंने बताया था कि हाइड्रा के अंदर कोई भी स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स ही नहीं है, ना आइज़ हैं, ना डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए माउथ है, या फिर उसको रिमूव करने के लिए कोई स्पेशल प्रोडक्ट स्ट्रक्चर है जैसे कि बाकी एनिमल्स के अंदर पाया जाता है। तो इसके अंदर excretory structures भी present नहीं हैं, no specialized, we can say there are no specialized excretory structures in hydra. In it waste product simply diffuse into the isosmotic surrounding. Simply उसकी body है, this is a like a structure of the body, ये ऊपर यहाँ पे थोड़े बहुत टेंटेकल्स हैं इस तरह से। तो जो वेस्ट मटेरियल जो अंदर बनता है अमोनिया की सूरत में, वो सिंपली उसकी बॉडी से बाहर एक्वेटिक एनवायरनमेंट में उसकी बॉडी से डिफ्यूज़ हो जाएगा। आइसोऑस्मोटिक है, आइसोऑस्मोटिक का मतलब है कि उसकी बॉडी और उसके जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उनके अंदर वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन सेम है। ऐसा नहीं है कि वाटर की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा और अंदर कम है या अंदर ज़्यादा है बाहर कम है। तो आइसोऑस्मोटिक सराउंडिंग्स हैं, जैसी बॉडी के अंदर कंडीशन है वैसी बाहर हैं, तो अंदर जो भी उसके वेस्ट प्रोडक्ट्स बनेंगे वो सिंपली बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिए जाएंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव एनिमल की तरफ, दैट इज़ प्लेनेरिया। प्लेनेरिया के अंदर अगर हम लोग एज़ कम्पेयर टू हाइड्रा देखें, हाइड्रा के अंदर कोई भी स्पेशल ऑर्गेन्स नहीं हैं जो कि मुख्तलिफ़ फंक्शंस को परफॉर्म करें, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम है, चाहे वो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। इनके अंदर कोई भी ऐसा एज सच स्पेशलाइज स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है किसी भी सिस्टम के लिए। बहुत जनरल सी बॉडी है जिसके अंदर हर सेल जो है अपनी मदद आपके थ्रू काम कर रहा है। अब हम लोग इससे थोड़े से मोर डेवलप्ड एनिमल की तरफ चलते हैं, दैट इज़ प्लेनेरिया। प्लेनेरिया इज़ अ वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर। नाउ लेट अस सी कि प्लेनेरिया के अंदर किस तरह से एक्सक्रीशन होती है। प्लेनेरिया जो है इट इज़ द एनिमल ऑफ द ग्रुप ऑफ फ्लैट वर्म्स। जो फ्लैट वर्म्स हैं उन ग्रुप से जो है ये एनिमल बिलोंग करता है। इट हैव सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसे हम लोग प्रोटोनेफ्रीडियम कहते हैं। इसके अंदर एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा, यानी कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिसका नाम हमने दिया है इन द केस ऑफ प्लेनेरिया प्रोटोनेफ्रीडियम। नेफ्रॉन आप जानते हैं किडनीज़ के अंदर है, तो वो एक्सक्रीटिव सिस्टम में काम आता है। तो नेफ्रॉन तो डेवलप नहीं है ऑब्वियसली प्लेनेरिया के अंदर, क्योंकि इसके अंदर किडनीज़ नहीं है, कोई स्पेशलाइज्ड इतने ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं है, जस्ट एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसे प्रोटोनेफ्रीडियम का नाम दिया गया है। प्रोटोनेफ्रीडियम इज़ अ नेटवर्क ऑफ क्लोज ट्यूब्यूल्स विदाउट इंटरनल ओपनिंग्स। ये क्लोज ट्यूब्यूल्स के तौर पर इस तरह से प्रेजेंट है ये प्रोटोनेफ्रीडियम, और इनके अंदर कोई भी इंटरनल ओपनिंग्स नहीं है। जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है इट इज़ स्प्रेड out throughout the body and branches are capped by a cellular setup termed as flame cell। ये जो प्लेनेरिया के अंदर प्रोटोनेफ्रीडियम, अगर हम लोग प्लेनेरिया का स्ट्रक्चर देखें एक जनरल सा, तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ प्लेनेरिया।
तो इसके अंदर यहाँ पे ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रोटोनेफ्रीडियम प्रेजेंट हैं। ये पूरी बॉडी के अंदर इसके जो प्रोटोनेफ्रीडियल स्ट्रक्चर्स हैं ये पूरी बॉडी के अंदर उसके फैले हुए हैं। और ये जो ब्रांचेस हैं उनके ऊपर जो है फ्लेम सेल, ये जो ब्रांचेस हैं पूरी बॉडी के अंदर इस तरह से स्प्रेड हुई हुई हैं और ब्रांचेस के ऊपर यहाँ पे बने हुए हैं फ्लेम सेल्स। ये ब्रांचेस इस तरह से स्प्रेड हैं कि पूरे सब सेल्स की तरफ पहुंच रही हैं, सब पार्ट्स की तरफ इस तरह से एक्सटेंड हुई हुई हैं ब्रांचेस, और हर एक जगह से ये वेस्ट मटेरियल्स को कंडक्ट कर सकती हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकती हैं। अब ये जो फ्लेम सेल्स हैं, ये जो ब्रांचेस है, ब्रांचेस के ऊपर यहाँ पे हर ब्रांच के ऊपर यहाँ पे स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जिनको फ्लेम सेल्स का नाम दिया गया है। अब इनको फ्लेम सेल्स क्यों कहा जाता है? जो फ्लेम सेल्स हैं इनके ऊपर टफ्ट ऑफ सीलिया है, यानी कि अगर हम इसको मज़ीद जूम इन करके देखें तो ये जो इसके ऊपर ये फ्लेम सेल्स हैं इनके ऊपर ऐसे टफ्ट ऑफ सीलिया है, यानी पूरा एक ग्रुप है सीलिया का। सीलिया क्या है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। इस तरह से हर फ्लेम सेल के ऊपर टफ्ट ऑफ सीलिया है जो कि वो बार बार बीट कर रहे हैं। यहाँ पे इधर यहाँ पे सारे सीलिया उसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है जहाँ जहाँ पे ब्रांचेस बनी हुई हैं। ये जो सीलिया हैं ये बार बार बीट करेंगे। इनके बीट करने से क्या होगा कि यहाँ पे सेल्स के दरमियान में जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा इट विल गो इनटू द ट्यूबुलर सिस्टम, वो सीलिया से होते हुए ट्यूबुलर सिस्टम के अंदर एंटर हो जाएंगे। फ्लेम सेल इसीलिए कहा जाता है कि ये जो बीटिंग होती है सीलिया की, इट लुक्स लाइक अ फ्लिकरिंग फ्लेम। जब फ्लेम एक बंद होने की तरफ जा रहा होता है, बुझने की तरफ फ्लेम जा रहा होता है, वो फ्लिकर कर रहा होता है, तो इसकी वजह ये जो सीलिया हैं इनका स्ट्रक्चर उस फ्लिकरिंग फ्लेम के जैसा है, इसीलिए इनको ओवरऑल फ्लेम सेल का नाम दिया गया है। देयरफॉर दीज सेल्स आर नेम्ड एज फ्लेम सेल। ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जिस तरह के मैंने आपको बताया कि उसकी बॉडी के अंदर ये डिफरेंट ब्रांचेस इस तरह से पूरी बॉडी के अंदर एक्सटेंड हुई हुई हैं और हर ब्रांच के आगे फ्लेम सेल है। फ्लेम सेल के आगे यहाँ पे टफ्ट ऑफ सीलिया प्रेजेंट है। ये सीलिया प्रोपेल करेंगे, यानी कि इस तरह से बीट अप करेंगे। इनके बीट अप करने से क्या होगा कि यहाँ पे जो जहाँ जहाँ पे ये प्रेजेंट होंगे वहाँ का जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा, जो सेल्स के दरमियान में, ये दो सेल्स के दरमियान में जो फ्लूइड है वो इस फ्लेम सेल की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, सीलिया की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। यहाँ से ये ट्यूबुलर सिस्टम के अंदर, यानी कि इस तरह से ट्यूबुलर सिस्टम के अंदर यहाँ पे एंटर हो जाएंगे, जहाँ से इनको एक्सक्रीटरी डक्ट तक लेके जाया जाएगा। एक्सक्रीटरी डक्ट क्या है? इट ओपन्स टू द एक्सटीरियर, बॉडी से बाहर की तरफ, यानी कि कोई ख़ास सिस्टम नहीं है, लेकिन एक कह लें कि एक एंशियंट सिस्टम है जो कि डेवलप हो रहा है, अपने इनिशियल लेवल पे है। यहाँ पे कोई ख़ास स्पेशल एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे ये एक्सक्रीटरी डक्ट्स हैं दैट ओपन्स टू द एक्सटीरियर थ्रू सेवरल नेफ्रीडियोपोर, जो बॉडी से बाहर निकाल देंगे वेस्ट प्रोडक्ट को। सो फ्रेश वाटर प्लेटफॉर्म्स दे एक्सक्रीट वेरी डाइल्यूट यूरिन, क्योंकि वो फ्रेश वाटर में हैं, वो हाइपोटोनिक कंडीशन में हैं, तो उनका जो यूरिन होगा, क्योंकि वाटर ईजीली अवेलेबल होता है, तो दैट इज़ वाई देयर यूरिन विल बी मच डाइल्यूटेड। तो इसका मतलब ये है कि के यूरिन के अंदर अमोनिया प्रेजेंट होगा। जो पैरासाइटिक फ्लैटवर्म्स हैं, यानी कि जो पैरासाइट्स के तौर पे बॉडी होस्ट के ऊपर, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ के ऊपर जाके अटैच हो जाते हैं, वो आइसोटोनिक होंगे अपने होस्ट के इन्वायरमेंट के हिसाब से, और जैसा होस्ट होगा उसके अंदर जिस तरह का भी नाइट्रोजनस वेस्ट होगा वैसा ही नाइट्रोजनस वेस्ट ये भी प्रोड्यूस करेंगे और उनको एक्सक्रीट करेंगे अपनी बॉडी के अंदर से। सो देर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेनेरिया। वन इज़ फ्रेश वाटर, जो कि हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर होगा। फ्रेश वाटर यानी कि पानी के अंदर रहने वाले जिनको वाटर इजीली अवेलेबल है, वो अपने बहुत डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करेंगे और उस यूरिन के हिसाब के अंदर अमोनिया को वो सिक्रीट आउट कर सकते हैं। दूसरे कौन से हमारे पास प्लेनेरिया हैं? दोज आर पैरासाइटिक, जो कि पैरासाइट के तौर पर अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारते हैं, होस्ट के ऊपर रहते हैं और होस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। जिस तरह का होस्ट का अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट बनेगा, चाहे वो अमोनिया है, चाहे यूरिया है, चाहे यूरिक एसिड है, वैसा ही वेस्ट ये वाले प्लेनेरिया, पैरासाइटिक प्लेनेरिया बनाएंगे। ये अपने होस्ट के मैचअप के एनवायरनमेंट मेंटेन करेंगे ताकि ये उसी तरह के नाइट्रोजनस वेस्ट को अपनी बॉडी के अंदर से निकाल सकें। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको हाइड्रा और प्लेनेरिया के बारे में बताया है। हाइड्रा के बारे में बताया कि उनके अंदर कोई भी ऑर्गेन ऐसा नहीं है, जिस तरह प्लेनेरिया के अंदर एक इनिशियल लेवल के ऑर्गेन्स प्रेजेंट हैं जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प आउट कर सकते हैं, यानी कि हम इनको स्पेशल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी ऑर्गेन्स के नाम दे सकते हैं। बट इन द केस ऑफ हाइड्रा देयर इज़ नो ऑर्गेन। वहाँ पे सेल्स जो हैं अपनी इन्वायरमेंट के साथ डायरेक्टली डिफ्यूज़ आउट कर देंगे, जो भी उनके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट बनेंगे अपने इन्वायरमेंट के अंदर भेज देंगे, अपनी बॉडी से बाहर निकाल देंगे। लेकिन इन द केस ऑफ प्लेनेरिया यहाँ पे प्रोटोनेफ्रीडियम है। प्रोटोनेफ्रीडियम ये पूरी बॉडी के अंदर ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे जो स्प्रेड हुए हुए हैं। ये आगे जाके यहाँ पे प्रोटोनेफ्रीडियम जो हैं
ट्यूबुलर डक्ट्स बनाएंगे। इन डक्ट्स के एंड पे यहाँ पे फ्लेम सेल्स हैं। फ्लेम सेल्स को अगर आप जूम करके देखते हैं तो ये टफ टफ सीलिया हैं। इन सीलिया को हम लोग फ्लेम इनकी बीटिंग की वजह से कहते हैं, जैसे फ्लेम फ्लिकर करने लगता है वैसे स्ट्रक्चर इनका होता है। इनके बीटिंग की वजह से पूरा अपीयरेंस बनता है। इनकी बीटिंग की वजह से जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो सीलिया से होता हुआ डक्ट के अंदर जाएगा और पूरे ये प्रोटोनेफ्रीडियम से घूमता हुआ एक्सक्रीटोफोर की तरफ चला जाएगा, जहाँ से इनको बाहर निकाल दिया जाएगा। एक्सक्रीटरी डक्ट के जरिए बॉडी से सारे जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट हैं बाहर निकाल दिए जाएंगे। तो प्लेनेरिया दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट में रहता है, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट और पैरासाइटिक इन्वायरमेंट। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में वो फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट होगी जहाँ पे वो इजीली वेरी डाइल्यूट यूरिन को प्रोड्यूस करेगा, जबकि पैरासाइटिक इन्वायरमेंट के अंदर वो होस्ट के हिसाब से अपनी बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट को मैच करेगा। और जिस तरह का होस्ट मतलब कि अगर होस्ट वाटर के अंदर प्रेजेंट है तो वो उसी हिसाब से नाइट्रोजनस वेस्ट को अपनी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करके बाहर निकाल देंगे। सो ये था मेरा आज का लेक्चर, एक्सक्रीशन इन रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स फ्रॉम द फ्लैट वर्म्स एंड फ्रॉम नाइडेरियंस। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई हो। यहाँ तक अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन डिस्कस विद मी इन द कमेंट सेक्शन। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट एंड सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।